एक ऐसा इंसान जो अंडर एज लड़कियों को अपने आइलैंड पे लेके आता था और उनके साथ इतनी गंदी गंदी हरकतें करता था, तुम सोच भी नहीं सकते। जेफरी एप्स्टीन यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल का मास्टरमाइंड था। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ माइनर्स लड़कियों को किडनैप करके उनको अब्यूज करता था, सिर्फ माइनर लड़कियों को, बल्कि अमेरिका, रशिया, यूरोप इन कंट्रीज से लड़कियों को किडनैप करता था और अपने आइलैंड पे लेके आता था और फिर उन्हीं किडनैप्ड माइनर्स को वो अपने हाई प्रोफाइल दोस्तों, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ ट्रेड करता था जस्ट फॉर फन। उसके पास प्राइवेट जेट्स थे, प्राइवेट डिनर पार्टीज अरेंज करता था, पिज्जा प्राइवेट पार्टीज में इन लड़कियों को एक्सपोज किया जाता था और उनके साथ डील की जाती थी। बट ये जेफरी के लिए सिर्फ एक नॉर्मल चीज थी। प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, टेक आइकॉन्स और मीडिया एलिट्स, इनके साथ जेफरी के बहुत ही अच्छे कनेक्शंस थे और इनके नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में मेंशन भी है। और इस सीरीज का एम यही है, जो भी इस एप्स्टीन फाइल्स में नाम लिखे गए हैं, हम इन सभी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे, उनके डार्क सैटेनिक रिचुअल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बारे में हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये सारी एक्सप्लोरेशंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये स्टोरी शुरू होती है सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के लिटिल सेटन जेम्स आइलैंड्स, जहाँ पर पावरफुल लोग आके मिलीनियर्स, बिलियनियर्स जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर अपने डिजायर्स पूरे करते थे। और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एप्स्टीन ने, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, वहाँ से उसने अपना नेटवर्क कैसे बनाया, मैनिपुलेशन, पावरफुल मूव्स कैसे किए और इसी पावरफुल मूव्स का यूज करके उसने अपनी वेल्थ कैसे बिल्डअप की और सैतानिक आइलैंड कैसे बिल्डअप किया, जो था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। For years, I wouldn't talk to Jeffrey Epstein. And by the way, I never went to the island, and Bill Clinton went there supposedly 28 times. I never went to the island, but Larry Summers, I hear, went there. He was the head of Harvard. And many other people that are very big people. Nobody ever talks about them. I never had the privilege of going to his island. जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। जेफरी की फैमिली बहुत ही सिंपल थी। उसकी मॉम एक हाउसवाइफ थी, उसके फादर न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट में एक गार्डनर का काम करते थे और जेफरी जूल्स फैमिली से बिलोंग करता था। जेफरी ने अपनी पढ़ाई एक लोकल स्कूल से पूरी की थी। वो स्टडी में अच्छा नहीं था, बट उसकी मैथ्स बहुत ही अच्छी थी। ऑब्वियसली वो मैथ्स में स्मार्ट था। इन 1963 में उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, लेकिन किसी वजह से उसने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। 1974 में जब वो 21 साल का था, तब उसे डाल्टन स्कूल मैनहट्टन में फिजिक्स और मैथ्स टीचर की जॉब मिली, जबकि उसके पास डिग्री भी नहीं थी। उसको जॉब कैसी मिली? डाल्टन स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे सिर्फ एलिट्स के बच्चे पढ़ते थे। बाद में उसकी मुलाकात होती है बेयर स्टर्न्स के सीईओ से, एलन ग्रीनबर्ग। उसी टाइम पे जेफरी की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो फीमेल स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देता था और उनके साथ मिसबिहेव भी करता था। जेफरी के जो भी एक्शंस थे वो वुमेन के साथ काफ़ी ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट थे। उनके साथ कनेक्शन बनाना वही उसका काम था। इसी की वजह से 1976 में जेफरी को डाल्टन स्कूल से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ा ऑन द रिमार्क्स ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। तुम्हें पता है कि वो रीज़न क्या था? एलन की तभी मुलाकात हुई जब जेफरी डाल्टन स्कूल में एक टीचर की जॉब कर रहा था। और इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? जैसे ही बाहर निकाला गया, जेफरी को इंस्टेंटली जूनियर ट्रेडर की जॉब बेयर स्टर्न्स वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक में लगी विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि जेफरी इतने सारे जॉब्स कैसे ले पाता था? उसके पास ऐसी क्या स्किल थी कि वो इंस्टेंटली एक जगह से निकालते ही दूसरी जगह पे जॉब पे लग जाता था? उसके पास ऐसी क्या चीज़ थी? हर एक के साथ इतने अच्छे कनेक्शंस बना पाता था, इवन द बिलियनियर्स, और उसके टारगेट्स बिलियनियर्स, मिलियनियर्स थे। उसके बाद जेफरी बेयर स्टर्न्स के साथ काम कर रहा था, तब वो बेयर स्टर्न्स के सबसे वैल्यूएबल क्लाइंट्स के साथ
बहुत ही अच्छे से कनेक्शंस बना रहा था, उनके साथ बहुत ही ज्यादा नेटवर्किंग कर रहा था, जिसकी वजह से बेयर स्टेर्न्स को भी फायदा हो रहा था और साथ ही साथ जेफरी एप्स्टीन को भी। और कुछ ही सालों में जेफरी 27 साल का था। 1981 में जेफरी बेयर स्टेर्न्स का एक लिमिटेड पार्टनर बन चुका था। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसके पास डिग्री नहीं है वो इतनी अच्छी पोजीशन कैसे ले पा रहा था? ऐसी क्या चीज वो अपने बिलियनर के साथ या फिर जिसके साथ वो डील कर रहा है उनके साथ ऐसी क्या वो चीजें बोलता था? उस कंपनी में इतने सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स थे, उन सबको वो पीछे छोड़ के आगे निकल चुका था। और इन्हीं बड़ी कंपनीज में तुम्हारे डिग्री से ज़्यादा तुम्हारे नेटवर्किंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जेफरी बहुत ही अच्छे से वो हैंडल कर पा रहा था। जो भी नए वैल्यूएबल्स क्लाइंट आते थे उनके साथ वो इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता था कि बेयर स्टेर्न्स की कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। जेफरी ने जितने भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर लिया था वो सारे बहुत ही वैल्यूएबल क्लाइंट्स थे और इसी वजह से कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने कहा था कि जेफरी वाज अ हेल ऑफ अ सेल्समैन। इस कंपनी का पार्टनर होते हुए 1989 में कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में एक सेक्शन होता है बैचलर ऑफ द मंथ एंड जेफरी एप्स्टीन उसमें भी फीचर हुआ था। बैचलर ऑफ द मंथ कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में एक ऐसा आर्टिकल था कि जिसके अंदर पूरे एक महीने में कोई एक सक्सेसफुल इंसान उसको फीचर करा जाता था एज अ एलिजिबल बैचलर। और इसी में जेफरी एक सक्सेसफुल वॉल स्ट्रीट बैचलर की इमेज में पोर्ट्रेट किया गया और उसमें लिखा था फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जेफरी एप्स्टीन वाज 27 टॉक्स ओनली टू पीपल हु मेक्स ओवर द मिलियन अ ईयर। इफ यू आर अ क्यूट गर्ल राइट दिस न्यूयॉर्क डायनामो एट 55 वाटर स्ट्रीट 49th फ्लोर न्यूयॉर्क सिटी। ओवर अ मिलियन अ ईयर, ये जो स्टेटमेंट था वो एक तरह से पावर मूव था। जेफरी ने अपना पर्सनल एड्रेस की जगह पे अपने वॉल स्ट्रीट का ऑफिस का एड्रेस डाला हुआ था। हर एक वो इंसान जो वो आर्टिकल पढ़ रहा है उसको वो दिखाना चाहता था कि ही इज द ओनली मैन ऑफ द वॉल स्ट्रीट। बट जैसे ये आर्टिकल रिलीज हुआ जेफरी को कुछ ही महीने बाद बेयर स्टेर्न्स से धक्के मार के बाहर निकाल दिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वो एक इनसाइडर ट्रेडर की तरह काम कर रहा था वहाँ ऑफिस में। उसके साथ काफ़ी सारे सेक्रेटरीज के साथ अफेयर्स चल रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि he was being charged by SEC of regulation the violation। इन सिंपल वर्ड्स बैंक के सबसे वेल्थिएस्ट क्लाइंट्स को वो पर्सनली हैंडल कर रहा था, जो कि कमर्शियल वर्ल्ड में विच इज एक्चुअली प्रिटी। बेयर स्टेर्न्स निकाल देने के बाद अगस्त 1981 में वो अपनी खुद की एक कंसल्टिंग फर्म शुरू करता है विद द नेम ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल असेट्स ग्रुप। ये फर्म एम्बेजल्ड फंड को रिकवर करने में हेल्प करती थी। अपनी इस कंपनी के लिए वेल्थी क्लाइंट्स ढूंढने के लिए काफी ज्यादा ट्रैवल करता था, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि उसने अपना खुद का फेक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी बनाया था। बेस उसका था बट नाम कोई दूसरा था। जो भी वो प्लान करता था वो इतनी सुपीरियर थी कि इन फ्यूचर उसका क्या आउटपुट है वो भी वो प्रेडिक्ट करके वो अपने एक्शंस लेता था। अगर वो फंस भी जाता था अपने आप को एक CIA एजेंट की तरह बताता। तो इसी बात से तुम समझ सकते हो कि जेफरी कितना शातिर था। और इसी ट्रैवलिंग के बीच में वो पहुंचता है लंदन और वहाँ पे उसकी स्टीवन हॉकिंसबर्ग के साथ मुलाकात होती है। स्टीवन एक एस्टैब्लिश्ड और शातिर बिजनेसमैन था। जेफरी से मिलते ही उसने जेफरी को टॉवर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बना दिया था और वहाँ पे जेफरी की 25,000 सैलरी थी। अभी के इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू $70,000 थी, लगभग 60 to 70 लाख रुपीस। इतनी उसकी उस टाइम पे सैलरी थी, जो कि कोई भी इतनी सैलरी नहीं देता एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो जेफरी ऐसा क्या करता था कि वो इतने बड़े बड़े पे आउट्स या फिर सैलरी ले पाता? इतनी हाई पेइंग जॉब्स कंपनी के ओनर को मिलते ही उसको ऐसे ही मिल गई। कैसे? उस टाइम पे भी ये अमाउंट नॉर्मल पे से भी बहुत ज़्यादा थी। जो बिजनेस ओनर है वो एक अपनी टीम खड़ी कर सकता था, बट वो इस अकेले जेफरी को इतनी अमाउंट कैसे दे पाता? और ऐसा क्या था? टॉवर फाइनेंशियल सरफेस लेवल पे सिर्फ एक डेप्थ कलेक्शन कंपनी थी,
बिहाइंड द सीन्स उस कंपनी में बहुत कुछ अलग तरह से चल रहा था। कुछ सालों के बाद ये समझ में आया कि ये कंपनी मैसिव पॉन्जी स्कीम्स चला रही थी। जेफरी एप्स्टीन वर्कड एट फाइनेंशियल फर्म दैट एंगेजेस मैसिव पॉन्जी स्कीम्स इन बिटवीन 1980s एंड 1990s। और जेफरी उस टाइम पे एक पेड कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा था विदाउट एनी डिग्री। तुम समझ सकते हो उस टाइम पे। और इसी स्कीम के अंदर बहुत बड़े मेजर क्लाइंट्स के पैसे डूबे हुए थे और उसकी कॉस्ट अराउंड 450 मिलियंस तक थी, विच इज प्रीटी बिग। कोर्ट डॉक्यूमेंट में हॉफनबर्ग ने मेंशन किया था इस पूरी पॉन्जी स्कीम में जेफरी का सबसे बड़ा हाथ था। और इस पॉन्जी स्कीम में जेफरी बहुत ही डीपली इन्वॉल्व था। जेफरी वॉज अ सीरियल मैनिपुलेटर क्योंकि स्टीव को जेफरी ही आइडियाज प्रोवाइड कर रहा था। जेफरी इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा था कि कंपनी के ओनर को स्टीवन को इस पॉन्जी स्कीम में इन्वॉल्व करने के लिए उसने ही टिप्स दिए और स्टीवन को इन्वॉल्व कर लिया। 1989 में जेफरी वो कंपनी छोड़ चुका क्योंकि इन फ्यूचर उसको पता था कि वो कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली। जेफरी ने इसी बात को अच्छे से समझा और वो वहाँ से भाग निकला और जेफरी ने उसको 1989 में उस कंपनी को जेफरी ने छोड़ दिया बिकॉज ही डोंट वांटेड एनी ट्रबल इन हिज फ्यूचर, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे कमाना था। किसी कंपनी के साथ वो खुद नहीं डूबना चाहता। 1988 में रिडल जो कि स्पोर्ट्स कंपनी थी, जेफरी ने उसमें 1.6 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जेफरी को पूछा गया कि तुमने ये इन्वेस्ट किए थे, तब जेफरी बोला कि स्विस बैंक ने उसको ये पैसे दिए थे और जेफरी को इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। लेकिन स्टीवन हॉफनबर्ग जिसके साथ पॉन्जी स्कीम जेफरी कर रहा था, तब जेफरी बोला ये सारे पैसे स्टीवन के थे। स्टीवन खुद ने बोला था कि स्टीवन ने जेफरी को $4 लाख का लोन दिया था। अब सवाल ये है कि 1.6 मिलियन डॉलर्स जेफरी ने इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 4 लाख तो स्टीवन ने दिए थे, बट जो ये 1.2 मिलियन डॉलर्स थे वो कहाँ से आए? स्टीवन ने तो उसको सिर्फ लोन दिया था, बट जेफरी ने उस पैसों को एज इन्वेस्टमेंट की तरह यूज किया। इन्वेस्टिगेशन हुई तब जेफरी ने बताया कि वो 1.6 मिलियन डॉलर्स स्टीवन ने ही जेफरी को दिए थे। और इसी वजह से सवाल उठने शुरू हो चुके थे कि जेफरी के पास ये पैसे आ कहाँ से रहे। और इसी सवालों के बीच में जेफरी ने अपनी खुद की कंपनी इस्टेब्लिश कर दी थी, जेफरी एस्टीन एंड कंपनीज। जो ये ऐसी फर्म थी, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिलियनर्स के फंड्स को मैनेज करती थी। ये भी था कि स्टीवन से मिलने के पहले भी जेफरी की लाइफ बहुत ही लैविश थी। लग्जरी अपार्टमेंट, प्राइवेट जेट्स, एलिट लाइफस्टाइल, विलास। बिहाइंड द सीन स्टीवन के साथ पॉन्जी स्कीम करते करते वो ऐसा कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा था जो कि उसको बहुत ही ज्यादा पावर देने वाला था और उसमें वो सक्सेसफुल हुआ भी। फैशन, रिटेल और एक अमेरिकन कॉरपोरेशन का हेड था। ये इंसान था लेस वैक्सनर, CEO ऑफ यल ब्रांड्स। और यल ब्रांड्स के अंदर दो बहुत बड़ी ब्रांड्स आते थे, विच इज बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड विक्टोरिया सीक्रेट्स। वैक्सनर के साथ दोस्ती करके सिर्फ उसको पावर ही नहीं मिली, बल्कि लेजिटिमेसी भी मिली, क्रेडिबिलिटी भी मिली। और यहीं पे एप्स्टीन की पूरी इमेज बदल गई, फ्रॉम अ सिटी कंसल्टेंट टू अ पावरफुल, वेल नोन, क्रेडिबल प्राइवेट वेल्थ मैनेजर। बेसिकली पूरा लो शुरू होता है जब जेफरी एप्स्टीन रॉबर्ट माइस्टेन से प्लेन में मिलता है। जेफरी को बहुत ही अच्छे से पता था कि रॉबर्ट माइस्टर वैक्सनर का बहुत ही अच्छा दोस्त है। और रॉबर्ट के साथ दोस्ती बनाने के बाद जेफरी ने कई बार रॉबर्ट को बोला कि वह वैक्सनर के साथ जेफरी की मीटिंग सेट करवा दे। साथ ही साथ जेफरी ने रॉबर्ट को ये भी कहा था कि जो वैक्सनर के प्राइवेट मनी मैनेजर्स हैं वो वैक्सनर से पैसे चुरा रहे हैं। और वहीं पे जेफरी ने अपनी कंपनी को रेफरेंस किया और बोला कि जो भी तुम्हारे लॉसेस हुए हैं वो हम पूरी तरह से रिकवर करके हम आपको दे देंगे इफ़ यू सेट अप अ मीटिंग। और इसी वजह से रॉबर्ट वैक्सनर के साथ जेफरी की मीटिंग सेट करवाता है। और मीटिंग के टाइम पे वैक्सनर जेफरी से इतना इम्प्रेस हो जाता है और जेफरी को ब्रिलियंट मैन की तरह भी बुलाता है।
जेफरी ऐसा क्या बोलता था? पहली ही मीटिंग में जेफरी ने उस वेक्सनर के ऊपर जो इम्प्रेशन बनाया था, उसी टाइम पे वेक्सनर ने जेफरी को अपना राइट हैंड मैन बना लिया था। एक ही मीटिंग में जेफरी ने वेक्सनर पे ऐसा क्या किया कि उसने जेफरी को अपना राइट हैंड मैन बना लिया था। कंपनी का ओनर, यल ब्रांड का ओनर जेफरी से मिलते ही उसको अपना राइट हैंड बना लेता है और सारी अथॉरिटी, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी वेक्सनर के साथ, वो सारी अथॉरिटी जेफरी को दे देता है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो ऐसा क्या बोलता था? कुछ ही दिनों बाद वेक्सनर की और जेफरी की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि लोगों को शक होने लगता है और लोगों को ये भी समझ में आ रहा था ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, इट्स मोर देन दैट। जैसे जैसे दोस्ती गहरी होती चलेगी, जेफरी ने वेक्सनर को पूरी तरह से बदल दिया था। उसके लुक्स, उसके बिहेवियर्स, सब कुछ जेफरी ने वेक्सनर के बिहेवियर्स पूरी तरह से बदल दिया था, विच इज प्रिटी बिग थिंग। एक बिलियनियर को उसके बिहेवियर से पूरी तरह से चेंज कर पाना, जो कि जेफरी ने कुछ दिनों में ही वेक्सनर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। जैसे जैसे इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है, वैसे वैसे वेक्सनर का पूरा लुक चेंज हो जाता है। पुराने विक्टोरिया सीक्रेट के एग्जीक्यूटिव ने बताया था कि एप्स्टीन आते ही वेक्सनर का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था। उसने अपने बालों को हेयर डाई तक करना शुरू कर दिया था। वेक्सनर जहाँ भी जाता था एप्स्टीन को लेके जाता। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि देयर इज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, इट्स मोर देन दैट। एप्स्टीन वेक्सन को देखते ही उसके जो भी इमोशंस है एप्स्टीन को पता चल जाते थे और उसके बेसिस पे एप्स्टीन कोई भी डिसीजंस ले पाता बिना वेक्सनर को पूछे। एप्स्टीन जिस भी मेंशन में रह रहा था वो सारे के सारे वेक्सनर के ही थे और जो मेंशन वेक्सनर ने एप्स्टीन को दिया था मैनहट्टन में, वो भी सबसे बड़े प्राइवेट होम्स में से एक था। एप्स्टीन का वेक्सनर के लिए एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट होना, वो भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल था। इन 1991 वेक्सनर गिव्स फुल पावर ऑफ अटर्निटी टू जेफरी एप्स्टीन। किसी को इतनी जल्दी अपनी पूरी कंपनी की पावर दे देना सच अ बिग थिंग, क्योंकि जेफरी ऐसे डिसीजंस लेता था कि वेक्सनर को वो सही लगते थे और उसी वजह से वेक्सनर ने जेफरी को पूरी पावर ऑफ अटर्नी दी। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसने दुनिया देखी हुई है, अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, इस जेफरी को अपनी कंपनी की फुल अथॉरिटी दे रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल? एक पॉइंट पे जेफरी ने वेक्सनर पे इतना कंट्रोल पा लिया था, वेक्सनर के बिहेवियर से किसी एम्प्लॉयज को डायरेक्टली फायर कर सकता था, बड़ी टीम को हायर कर सकता था। बाय जस्ट वॉचिंग इमोशंस ऑफ द वेक्सनर ही कैन साइन द चेक्स। इतनी बड़ी अथॉरिटी और उसके पास इतनी अथॉरिटी आ गई थी कि लिटरली वो वेक्सनर के बिना पूछे वेक्सनर की प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता था। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन पैसों की इतनी अथॉरिटी किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को नहीं देता है। यस, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। वेक्सनर जेफरी को इतने पैसे दे रहा था, उससे एक बड़ी फाइनेंशियल फर्म शुरू हो जाती। In May 1997, Alicia Arden, a model in California, was introduced to a man who identified himself as talent scout for Victoria's Secret. ये इतनी बड़ी पावरफुल पोजीशन थी, जो भी मॉडल विक्टोरिया सीक्रेट्स के लिए काम करती थी, जेफरी एप्स्टीन उनको अपने मैंशन में बुलाता था। वही मेन मैंशन जो मैनहट्टन में था, जो कि वेक्सनर ने दिया था एप्स्टीन को। उन सारे मॉडल्स को वो अपने मैंशन में बुलाता था एज अ नेम ऑफ कास्टिंग, और उन मॉडल्स को मैंशन में बुला के बहुत ही एक्सप्लिसिट चीज़ें करने के लिए बोलता था। और जब ये कास्टिंग हो रही तो बहुत सारी मॉडल्स उस मैंशन में आ रही थी और इंटरव्यूज़ ले रही थी। और जब ये कास्टिंग और बढ़ गई तब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी आने लगे सामने, और ये सारी कंप्लेंट जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ थी। और जब ये सारी कंप्लेंट्स बाहर आने लगी तो जो एग्जीक्यूटिव थी विक्टोरिया सीक्रेट्स की, सिंथिया फेदर्सफील्ड, उसने ये सब चीजें जाके वेक्सनर को बताई। एज अ रिस्पॉन्स वेक्सनर ने ऐसा बोला कि कुछ बात नहीं, ये सब रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा आगे। ये चीजें इतनी ज्यादा शॉकिंग थी, वेक्सनर शुड हैव टू टेक अ सीरियस डिसीजन, बट ही जस्ट सेड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। एक ऐसी भी चीज लग रही थी कि वेक्सनर का भी इसमें हाथ है। और ये भी पता चला कि वेक्सनर भी उस मैंशन में जा रहा था जहाँ पे जेफरी एप्स्टीन ये सारी कास्टिंग कर रहा था। ये सब चीज़ें वेक्सनर के सामने थी। जैसे जैसे एप्स्टीन के वेक्सनर के साथ कनेक्शन बनते गए, वैसे वैसे जेफरी ने
वेक्सनर की जो भी प्रॉपर्टीज थी, जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टीज थी या फिर उसकी कंपनी की प्रॉपर्टीज थी, वो सारी प्रॉपर्टीज जेफरी ने खुद के नाम पे कर ली थी। इतनी अथॉरिटी कोई बड़ा बिजनेसमैन जेफरी को दे सकता है। नॉट इवन जस्ट प्रॉपर्टीज, इवन इन शेयर्स जेफरी ने वेक्सनर के नाम बदल के अपना खुद का नाम डाल दिया था। वो शेयर्स अपने नाम कर लिए थे और इसकी कॉस्ट अराउंड $200 मिलियन तक थी। और इवन यू कैन डायरेक्टली से एप्स्टीन स्टोल दोज मनी फ्रॉम वेक्सनर। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला गया तब वेक्सनर को समझ में आया कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो उसके बाद जो भी जेफरी के साथ वेक्सनर के कनेक्शंस थे तो वो उसने पूरी तरह से बंद कर लिए थे। और जब बाद में जाके मीडिया ने जब वेक्सनर से पूछा कि तुम इतने देर तक जेफरी के साथ क्यों कनेक्टेड थे, तो वो एज ए रिस्पॉन्स ये बताता है कि ही इज़ वेरी अशेम्ड टू बी कनेक्टेड विद जेफरी। इतनी सारी चीज़ें उसके सामने आके भी वो इतनी देर तक क्यों रुका। एक बड़े पब्लिक फिगर ने जेफरी एप्स्टीन के साथ एक वेल्थ से रिलेटेड बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, जो है लियोन ब्लैक, द फाउंडर ऑफ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, अ multi-billion dollar इक्विटी फर्म। जब एप्स्टीन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी तब लियोन ने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर लिया था। फ्रॉम 1990 से ही एप्स्टीन लियोन के ऑफशोर ट्रस्ट, टैक्स और रियल एस्टेट वो खुद एप्स्टीन अकेले हैंडल कर रहा था। जो रिलेशन था लियोन और जेफरी के बीच में वो सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए नहीं था, इट्स समथिंग मोर। उनका रिलेशन ऐसा था कि एक अनयूजुअल इंटेलेक्ट और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पार्टनरशिप की थी। ब्लैक ने एप्स्टीन को रिपोर्टेड $170 मिलियन की पेमेंट की और वो पेमेंट्स उस टाइम पे हुई थी जब एप्स्टीन के बारे में सभी कंप्लेंट्स बाहर आ रही थी और उन इलीट ग्रुप में वो सर्कुलेट हो चुकी। उन सभी को पता था कि जेफरी एप्स्टीन एक्चुअल में जो मॉडल्स थी उनके साथ क्या कर रहा है। ये जानकर भी लियोन ब्लैक ने जेफरी एप्स्टीन को 170 मिलियंस की डील की। ये चीज़ बहुत ही वियर्ड थी क्योंकि जो भी चल रहा था ब्लैक को पता था एक्चुअल में जेफरी एप्स्टीन क्या कर रहा है, फिर भी जेफरी एप्स्टीन को वो पेमेंट की एंड एज अ फाइनेंशियल पार्टनरशिप जेफरी एप्स्टीन को अपने कनेक्शन में ले लिया था। और ये सर्विस सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो सकती। और इतनी सारी चीजें करते करते जेफरी एप्स्टीन एक सेलिब्रिटी सर्कल में आ गया था और इस सेलिब्रिटी सर्कल में घुसने के लिए जेफरी एप्स्टीन की मदद की थी गिज़लेन मैक्सवेल ने। बट यहाँ पे मेन कैरेक्टर गिज़लेन मैक्सवेल नहीं थी, यहाँ पे मेन कैरेक्टर था वो था गिज़लेन मैक्सवेल के डैड। उनका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। बट वो सिर्फ एक दिखावे के लिए एक जूइश मीडिया मोगल थे और पॉलिटिशियन थे। बट इन रियलिटी he was a triple spy, a triple agent, MI6, सोवियत KGB और इजराइल इंटेलिजेंस मोसाद। इन तीनों एजेंसीज के लिए वो एक सीक्रेट एजेंट था, ट्रिपल एजेंट। हाउ? तो ये तीन एजेंसीज है क्या? MI6 ये एक यूके की इंटेलिजेंट फर्म है जो कि हमने एक मूवी देखी है जेम्स बॉन्ड की। जेम्स बॉन्ड एक MI6 के लिए एक पार्टनर था। KGB सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी थी और मोसाद इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस कंपनी थी। रॉबर्ट इन तीनों इंटेलिजेंस कंपनीज के साथ काम कर रहा था। किसी एजेंसीज को मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, वो डिसाइड करता था किस एजेंसीज को कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और इनमें से भी सबसे करीब थी वो थी इजराइल की मोसाद। उन तीनों सिक्योरिटी एजेंसीज में रॉबर्ट काम कर रहा था। इमेजिन द पावर। और रॉबर्ट अकेला ही इन तीनों एजेंसीज को हैंडल करता था। रॉबर्ट का सबसे करीबी दोस्त इजराइल था जहाँ से पूरा जूइश कल्चर आता है। एप्स्टीन की फैमिली भी जूइश थी और रॉबर्ट भी इजराइल से बिलोंग करता, तो तुम कनेक्शन लगा ही सकते हो। इसी की वजह से रॉबर्ट पे एलिगेशंस भी लगे क्योंकि वो एक इजराइल एजेंट था। और उसके बाद थोड़ी टाइम जाने के बाद रॉबर्ट की मिस्टेरियसली डेथ हो गई इन 1991 में। कोई भी नहीं जानता था कि रॉबर्ट की डेथ कैसी हुई और जो ये रॉबर्ट के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे थे और वो धीरे धीरे सच होने लगे क्योंकि जब रॉबर्ट की डेथ हुई
प्रॉपर फ्यूनरल सिर्फ इजराइल ने ही दिया था। वो जो 2 कंट्रीज थी उन्होंने रॉबर्ट को अच्छी तरह से फ्यूनरल भी नहीं दिया। उस टाइम के इजराइल प्राइम मिनिस्टर युत्जॉक शामिल और प्रेसिडेंट चेम हेजॉग वो भी इस फ्यूनरल में शामिल थे। आफ्टर डेथ उसके बाद ही ऐसी न्यूज आ रही थी कि इजराइल मोसाद ने ही रॉबर्ट मैक्सवेल को मारा था, क्योंकि रॉबर्ट ने इजराइल से ही $400 मिलियन का लोन मांगा था और इजराइल ने उस टाइम पे मना कर दिया था। और इजराइल ने मना करने की वजह से रॉबर्ट ने बगावत करना शुरू कर दिया और इजराइल एजेंट के खिलाफ ही रॉबर्ट राज खोलने वाला था। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इजराइल इंटेलिजेंस ने ही रॉबर्ट को मारा था। बिकॉज इजराइल डोंट वांट टू एक्सपोज देयर सीक्रेट्स, उन्होंने ही एक ऐसा स्टेप लिया कि रॉबर्ट को मार दे। और जब रॉबर्ट की डेथ हुई वो जो लोन था वो पूरा गिजलेन मैक्सवेल के ऊपर आ गया। इस लोन को क्लियर करने के लिए कौन मदद करने वाला था? यू नो द आंसर, गिजलेन जो कि रॉबर्ट की बेटी थी। वो अकेली नहीं हो गई थी, उसके ऊपर $450 मिलियन का लोन भी था। रॉबर्ट के डेथ के बाद ये पता चल गया था कि रॉबर्ट ने अपने एम्प्लॉयज के पेंशन के फंड से $460 मिलियन चुरा लिए थे और ये यूके का सबसे बड़ा फ्रॉड था, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बिकॉज ऑफ दिस गिजलेन वॉज स्टक इन दिस प्रॉब्लम। बट उसी टाइम पे गिजलेन को सपोर्ट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए एक ही आदमी था, वो था जेफरी एप्स्टीन। और एप्स्टीन ने इस सारे पूरे डेब्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिजलेन की मदद की और गिजलेन को अपने जो प्लान्स थे, उसके खुद के जो प्लान्स थे उसमें इन्वॉल्व कर लिया था। बिकॉज ऑफ दिस गिजलेन ने जेफरी को अपने सेलिब्रिटी सर्कल में इन्वॉल्व कर लिया था। गिजलेन बड़ी बड़ी पार्टीज में एप्स्टीन को लेके जाती थी और जो भी सेलिब्रिटीज है या फिर बिलियनियर्स है उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाते थे। और मैक्सवेल के जितने भी इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे गिजलेन की उनके भी साथ दोस्ती थी। गिजलेन ने वही काम किया जो उसे करना था। जेफरी एप्स्टीन को इन्हीं दोस्तों के साथ अपने कनेक्शंस बनाने के लिए गिजलेन ने मदद की। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जेफरी एप्स्टीन के पास वो सारे पावरफुल लोगों का, बिलियनर्स का कनेक्शंस अच्छे से बिल्डअप हो गया था। और इन सेलिब्रिटी सर्कल्स में कौन कौन था? स्पोर्ट्स प्लेयर, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिलियनियर्स, इनके साथ गिजलेन ने जेफरी के कनेक्शंस बना दिए थे। और ऐसी ही पार्टीज अटेम्प्ट करते करते जेफरी मिला डोनाल्ड ट्रंप से। एप्स्टीन का गोल था कि एलिट ग्रुप्स में आना था और डोनाल्ड ट्रंप ये एक बड़ी हेल्प हो सकती थी। बट व्हाट इज द रीजन कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन की मदद क्यों करेगा? क्योंकि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डोनाल्ड ट्रंप था। जेफरी एप्स्टीन के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही बड़ी हेल्प हो सकती थी। और इसी प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने के लिए जेफरी एप्स्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की। डोनाल्ड ट्रंप इज द बेस्ट मैन टू एंटर एप्स्टीन इन दैट एलीट सर्कल। नेटवर्क था, बहुत ज़्यादा पैसे थे, उसके पास प्रॉपर्टीज थी। अगर कैलकुलेट किया जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम एज अ टीचर उस टाइम तक जेफरी एप्स्टीन ने $600 मिलियन तक पैसे कमा लिए थे। इवन उसके पास इतना ज़्यादा पैसे होने के बाद भी उसके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा लैविश थी कि कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी डिमांड होती थी। और इसी की वजह से इन 1996 में जेफरी एप्स्टीन ने अपने कंपनी का नाम बदल के फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी रख दिया था। नाम बदलने के बाद ही जेफरी एप्स्टीन ने कंपनी का हेडक्वार्टर सेंट थॉमस यूके वर्जीनिया आइलैंड पे सेट कर दी थी। The main reason is the tax advantages। जैसे उसने उसकी कंपनी सेंट थॉमस यहाँ पे शिफ्ट कर दी तो लीगली उसके 90% तक टैक्स बच गए थे, जिसकी कॉस्ट थी अराउंड $300 मिलियन। उसके 2 साल के बाद ही इन 1998 में जेफरी एप्स्टीन एक आइलैंड खरीदता है और उसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। और इस आइलैंड की कॉस्ट उस टाइम पे अराउंड $8 मिलियन थी, जो आज की इस डेट में उसको आइलैंड इस नाम से भी जाना जाता है। जिस टाइम पे ये $8 मिलियन का आइलैंड खरीदा था उस टाइम पे जेफरी एप्स्टीन के पास कोई लेजिटिमेट कंपनी नहीं थी, बट ये आइलैंड खरीदने के लिए उसने वैक्सनर का यूज़ किया था।
उस टाइम पे ये आइलैंड खरीदने के लिए वो उसके पास कोई लीगल लेजिटिमेट कोई चीज़ नहीं थी जो कि वो जस्टिफाई कर सके ये आइलैंड खरीदने के लिए। उसने उस टाइम पे खरीदा था जब वेक्सनर ने जेफरी एप्स्टीन को फुल पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। उस टाइम पे जेफरी ने इस आइलैंड को खरीदा था वेक्सनर के नाम पे, और उसके बाद ही उसने खुद के नाम पे वो आइलैंड कर दिया था। दिस आइलैंड वॉज अ स्कैम जो कि वेक्सनर पे किया गया था। जेपी मॉर्गन के कोर्ट फाइल्स के अंदर उस फाइल्स में ये मेंशन किया गया है कि जेफरी एप्स्टीन के 4700 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्लैग किया गया था। इसकी टोटल वैल्यू अराउंड 1 बिलियन प्लस US डॉलर्स को क्रॉस करती है। ये सारी ट्रांजैक्शन बैंक्स सीक्रेसी एक्ट्स के अंदर रिपोर्ट की गई थी। बेसिकली इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है वो बैंक फ्लैग करती है, जैसे कि उन सभी ट्रांजैक्शंस को फ्लैग किया जाता है और होल्ड किया जाता है। जेपी मॉर्गन ने इन सारे ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिकली जो रीजन मेंशन किया गया है वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जितने भी ट्रांजैक्शंस जेफरी एप्स्टीन ने किए गए थे वो सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं किए गए थे, उसमें अदर कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी। जो ये 4700 ट्रांजैक्शंस की गई थी वो 4000 लोगों को ट्रांजैक्शंस की गई थी, सिर्फ अमेरिका में नहीं और अदर कंट्रीज़ में भी ये ट्रांजैक्शंस की गई थी, और ये सारी ट्रांजैक्शंस जेपी मॉर्गन के थ्रू फ्लैग की गई थी। सरप्राइजिंगली ये एक चीज़ भी निकल के आती है कि बिटकॉइन का फाउंडर सतोशी नाकामोटो वो कोई और नहीं बल्कि जेफरी एप्स्टीन ही है। ये पॉसिबल हो सकता है बट कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि जेफरी एप्स्टीन ही बिटकॉइन का फाउंडर है। डैन पेना की एक क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें डैन पेना ने खुद ने बताया कि If you knew who was really behind Bitcoin, you would run as fast as you fucking could to sell it. I know. If you knew who owned Bitcoin or who started Bitcoin, you had Bitcoin, you couldn't sleep at night. And when the real founder of Bitcoin comes out, Bitcoin will go to fucking zero. बिटकॉइन का एक्चुअल फाउंडर पता चलेगा तब बिटकॉइन 0 तक आ जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। बिटकॉइन क्रिप्टो में शायद नहीं भी हो सकता इन फ्यूचर, पता नहीं। देयर इज वन सरप्राइजिंग थिंग, जो भी जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स बाहर पब्लिक किए गए हैं उनमें से एक ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने खुद ने लिखा हुआ है कि आई हैव स्पोकन टू सम ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बिटकॉइन। अंदर से जेफरी एप्स्टीन को भी पता था कि बिटकॉइन का एक्चुअल फाउंडर कौन है। एक थ्योरी ऐसे भी निकल आते हैं कि जो बिटकॉइन बनाने के लिए जो आइडियाज़ दिए गए थे तो उसमें जेफरी एप्स्टीन का भी हाथ हो सकता है। यही चीज़ बिटकॉइन में भी पॉसिबल है क्योंकि मैनिपुलेशन जेफरी एप्स्टीन को इतने अच्छे से आता था, तो बिटकॉइन में उसका कंट्रीब्यूशन इट्स ऑब्वियस ये हो सकता है। वन सरप्राइजिंग थिंग कि जेफरी एप्स्टीन ने ही सतोशी नाकामोटो जो कि बिटकॉइन का फाउंडर है, इस इंसान को जेफरी एप्स्टीन ने ही क्रिएट किया गया है। जब फाउंडर ऑफ बिटकॉइन पता चलेगा तब ये सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जेफरी एप्स्टीन का ये भी गोल हो सकता है कि उसको फाउंडर ऑफ बिटकॉइन को एक्चुअल जो फाउंडर है उसका रियल पर्सन ना दिखाते हुए एक फिक्शनल कैरेक्टर को भी जेफरी एप्स्टीन ने क्रिएट किया होगा। और जिस दिन ये बिटकॉइन का फाउंडर जो भी है वो रिवील हो गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरा स्टॉक मार्केट भी हिल सकता है। बिटकॉइन को गिरता देखेंगे और अदर क्रिप्टो करेंसीज को भी एक हिट मिल सकती है। एप्स्टीन फाइल्स को रिवील नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 30 to 40% फाइल्स को ही रिवील किया जा रहा है। थिंक अबाउट इट, ये हो सकता है क्योंकि इतने में ही इतनी सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही है सिर्फ 40% फाइल्स रिवील होने के बाद ही। तो एक्चुअल 100% जब फाइल्स निकल के आएंगी, क्या जेफरी एप्स्टीन ने किया था, इसमें ड्रग्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ही है। ये भी हो सकता है ड्रग के बारे में भी, क्योंकि जो भी लड़कियों के साथ ये जेफरी एप्स्टीन कास्टिंग कर रहा है उनको ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं। थिंक अबाउट इट, जो भी ये मैनिपुलेशन चल रही थी, जेफरी एप्स्टीन जो भी मैनिपुलेशन कर रहा था, जो भी हैंडल कर रहा था, वो सब
वो एक आइलैंड पे बैठ के वो सब हैंडल कर रहा था। वो आइलैंड एक तरह से मिस्टीरियस था, क्योंकि डाल्टन स्कूल से ही जेफरी एप्स्टीन की नज़र यंग गर्ल्स पे या फिर छोटी बच्चियों पे थी। तब से लेके अब तक वो सिर्फ ज़्यादा इम्प्रेशन या फिर ज़्यादा अटेंशन उन्हीं लड़कियों को दे रहा था जो कि दिखने में अच्छी है, जो भी माइनर्स थे, क्योंकि माइनर्स को अपने हैंडल में करना बहुत ही आसान है और जेफरी एप्स्टीन उसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर है। कुछ कहानियाँ रिवील भी हो चुकी है, कुछ कहानियाँ आने की बाकी है।